बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम बोलो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी क्या हुए, डील की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। नैब की कंडक्ट पर सवाल उठाया जा रहा है। इस फैसले को नैब की जानिब से ढील का नतीजा करार दिया जा रहा है। मगर यहाँ सवाल जरूर उठता है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाएं तमाम आईनी तकाजे पूरे करके सुनाई गई थी? क्या आज साबित नहीं हो चुका कि कैसे नवाज शरीफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए उस वक्त के तमाम बड़ों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और रोजाना की बुनियाद पर समातों के बाद बगैर किसी ठोस शवाहिद के जल्दबाजी में नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर जेल में डाल दिया गया था। हमारे टॉक शोज में ही कानूनी मुबस्सरीन ये पेशगोइयां भी करते रहे हैं कि ये सजाएं हाईकोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़ते ही दम तोड़ जाएंगी, और वही हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए और चंद पेशियों में ही उनकी सजाएं खत्म हो गईं। मुल्की निज़ाम इंसाफ को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि 2 पेशियों में ही बरियत का फैसला आ जाना पाकिस्तान में किसी मोजज़े से कम नहीं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जैसी सजाएं थीं वैसी ही बरियत। इसके अलावा हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को कि ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान की 26 साला चेयरमैनशिप खत्म हो गई और शुएब शाहीन या फिर शेर अफजल मरवज जैसे हार्ड लाइनर्स को पीछे छोड़कर बैरिस्टर गौहर को चुना गया। इन मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून से परवेज सुंधेला साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले परवेज सुंधेला साहब, वो जो सियासी इंजीनियरिंग की बातें की जा रही थी, क्या वाकई जैसी सजाएं थी वैसे ही फैसले हो रहे हैं? फैसला एक्चुअली सुनाया आज गया है इन 2 हियरिंग की वजह से नहीं, बल्कि जो पिछली 135-40 हियरिंग हो चुकी हैं। मियां साहब 135-40 जो है वो पेशियां भुगत चुके हैं लाहौर से इस्लामाबाद, और मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तान की सियासी शख्सियत की ये सबसे ज्यादा अदालत में पेशियां हुई होंगी। तो इसलिए ये कह देना कि 2 हियरिंग के बाद हुआ है, और दूसरा ये कह देना कि मियां नवाज साहब को 5 से 7 साल लगे हैं इंसाफ मिलने में, और इंसाफ मिला है 2 हियरिंग में आप कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2 हियरिंग में नहीं है, ये काफी लंबा प्रोसेस हुआ है इसमें पूरे में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 हियरिंग के बाद ये इंसाफ नहीं मिला, बल्कि बड़ा लंबा प्रोसीजर है, बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये इंसाफ बनता था जो इंसाफ मिला है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर इतनी जल्दी जल्दी इंसाफ होना शुरू हो जाए तो फिर पाकिस्तान के हर आम शहरी को भी इस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ऐसे सियासी लीडर हैं जिन्हें हमेशा अदालतों की तरफ से बड़ा रिलीफ मिलता रहा है, और ऐसा रिलीफ भी उन्हें मुयस्सर आया है जो कभी सोचा नहीं गया। इससे पहले उनके दौर में जब वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, तब भी 10 साल के बाद मियां साहब की रिव्यू पिटीशन सुनी गई और उन्हें उसमें रिलीफ मिला। हम हमेशा किसी भी सियासी लीडर को, ना तो हम चाहते हैं कि वो उस पर मुकदमात बने, नाम बनाते हैं, नाम ये चाहते हैं कि उसे सजाएं मिले, लेकिन जो निज़ाम अदल है उसको इस तरह से एक्सपोज भी नहीं होना चाहिए। आप तो बात कर रही थी कि आम आदमी को क्या इस तरह रिलीफ मिलता है। मैं आम आदमी की क्या बात करूं, हमारे कायदीन को तो कभी ऐसे रिलीफ नहीं मिला। और मेरा चेयरमैन, बानी चेयरमैन, जिन्होंने आज ही के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी और पाकिस्तान को आइन दिया, पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, उन्हें जुडिशल मर्डर उनका किया गया, जिसे आज के चीफ जस्टिस भी मानते हैं कि वो जुडिशल मर्डर है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल ऐसा था और शहादत ऐसी थी जिसपे पूरी कौम रोई, लेकिन आज भी वो कातिलों की तलाश पे हैं और अदालतों में फैसले उसी तरह हैं। हमारे सदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने 8वीं तरमीम दी और पाकिस्तान कपे कह के पाकिस्तान को बचाया, उन्हें 14 साल जेलों के अंदर 14 साल 7 महीने रखा गया। उन्हें तो कभी बेल भी नहीं, 9 साल बगैर बेल दिए उन्हें रखा गया। मियां साहब खुशकिस्मत है, इन्हें 1 साल के बाद कोई ना कोई डील मुयस्सर आ जाती है और फिर ये वापस। अगर ये इतने आसान थे तो मियां साहब 4 साल में आ जाते, उनके भाई की हुकूमत थी इधर। मेरे ख्याल से उन्हें पता था कि ये फैसले कहाँ से आएंगे और किस तरह आएंगे। मियां साहब वो सारे मामला तय करके आए हैं, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं है। हम कहते हैं मियां साहब के सारे मुकदमात फौरी तौर पर ड्राई क्लीन करके क्लियर किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम अदल को ऐसे एक्सपोज ना करें। ये नैब का क्या तमाशा है कि आज से 6 साल पहले एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि मियां साहब से बड़ा मुजरिम नहीं है, आज नैब कह रहा है कि मियां साहब से बड़ा बेगुनाह कोई नहीं है। क्या ऐसे नैब के रहने का कोई तुक और जवाज बाकी रहता है जो जिसके लिए 6 साल पहले
हुकूमती वसाइल के साथ मियां साहब सबसे बड़े मुजरिम साबित करना उसका सबसे बड़ा काम था। और आज उसी नैब का निगरान हुकूमत के दौर में हर बात में मियां साहब का मुकदमा वापस लेना और कहना कि मियां साहब के ऊपर केस ही नहीं बनता। तो हम ये पूछते हैं कि ये जो नैब करोड़ों अरबों रुपए नैब के ऊपर लगते हैं, अगर कभी किसी को मुजरिम साबित करना और किसी को क्लियर करना तो फिर हैरानगी है। और हम ये भी नहीं कहते, देखिए हम तो कभी नहीं कहते लाडले बनाएं, अब आदत हो गई है ना हमारी मुल्क को भी कि यहाँ पे कोई ना कोई एक वक्त में लाडला होगा, लेकिन हमारी इल्तिजा ये हमें लाडला ना बनाए लेकिन हमें सुतेला भी ना समझे। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दे, बेनजीर भुट्टो को कातिल ना पकड़े जाए, आसिफ अली जरदारी साहब को 9 साल बेल ना दें और हमें 14 साल बगैर किसी जुर्म साबित हुए जेलों में रखा जाए। और दूसरी तरफ कैसे भी लाडले हैं कि जिन्हें जब चाहें इन्हें इलाज के लिए सहूलतें भी मुयसर आ जाएं, जब एक उनकी मर्जी हो तो धड़ाधड़ उस पर जमानतें भी उन्हें दे दी जाएं और जेल में जाए बगैर उनकी जो कन्विक्शन है वो सेटिस्फाइड होने लगे और उनकी अपील एक्सेप्ट होने लगे। क्या ये लीगल? मैं भी एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैंने तो इस तरह नहीं देखा कि कोई बंदा जाए 4 हफ्ते के लिए रिलीफ लेके और 4 साल के बाद आए और अदालतें उससे ये ना पूछे कि आप हमसे स्टैम्प पेपर पे वादा करके गए थे कि 4 हफ्ते में वापस आएंगे, 4 साल के बाद आए और अदालतें उसे रिलीफ पर रिलीफ देती रहे। बहरहाल मुबारक हो जी, लाडले ही होते हैं, लेकिन खुदा के लिए हमें लाडला ना बनाए, हमें सोतेला ना समझे। ठीक है, लाडला ना बनाए, सुतेला भी ना समझे। परवेज संधेला साहब, आपने कहा कि महज 2 हियरिंग्स के बाद ये फैसला और ये बरियत के फैसले नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर 16 महीने में क्यों नहीं वापस आए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? तब तो वजारत आला भी उनके पास थी, वजारत उज़्मा उनके भाई के पास थी, शहबाज शरीफ के दौर में आ जाते वापस। पहली बात तो ये कि जो मिनिस्टर साहब बात करें ना कि मतलब कि लाडलेपन की, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 46 रेफरेंस है ओमनी ग्रुप वाले में, सिर्फ 11 अभी फाइल हुए हैं, 36 पड़े हुए हैं। अगर वो लाडले ना हो तो वो भी फाइल हो जाए। देखें इन चीजों पे अगर आप पढ़ेंगे मिनिस्टर साहब तो फिर चीजें बड़ी दूर तक निकल जाएंगी कि लाडला कौन है किसको। और दूसरी बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि 100 से प्लस पेशियां भुगत चुकी हैं इन केसों में, तो ये इसलिए कह देना कि उनको इतनी जल्दी इंसाफ मिल रहा है। देखें उनकी शरीके हयात जो है वो आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन इस मुल्क के सिस्टम की, इस मुल्क की अदालतों का हुक्म था कि फलां तारीख को आप वापस आए। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ दिन के लिए फैसला जो है वो पोस्टपोन कर ले, मैं खुद सुनना चाहता हूं, लेकिन फैसला सुनाया गया। उन्होंने वहां पर अपनी बरती बेगम को छोड़कर आकर जेल में चले गए। तो इसलिए ये कह देना कि ये कौन से लाडले हैं जिनको इंसाफ लेने के लिए 5 साल लग जाते हैं मिनिस्टर साहब। तो देखें इस बात पे अगर आप आसिफ अली जरदारी का 11 साल जेल में रहने को कैच करवा सकते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो अब तक जिंदा है, आपके बकौल अदालती मर्डर है, तो फिर बाकी सारा कुछ भी अदालतों से जो हो रहा है उस पर मेरे ख्याल में आपको वही नुक्ता नजर होना चाहिए कि आप मीठा मीठा वो जो उसको खाते जाएं और कड़वे को थू करता जाए। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं तो फिर सबके सिस्टम के खिलाफ बात करनी चाहिए जिनके साथ भी ज्यादती हो रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खाल ज्यादती, अगर ये पता क्या ज्यादती हुई है, ज्यादती ये हुई है कि जब ये केस शुरू हुए थे उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी क्या थी, बिजली का यूनिट 5 पे 90 पैसे था। मियां साहब जो है अगर वो होते तो फिर आप सखर से हैदराबाद मोटरवे पे ट्रेवल भी कर लेते, रहती सहती दहशतगर्दी भी खत्म हो जाती, उसके अलावा आपका सी पैक पे पूरा काम हो चुका होता। लेकिन ये वो ज्यादतियां हैं जो पाकिस्तान के साथ की गई हैं मियां साहब के साथ ज्यादतियां करने के चक्कर में। तो खुदारा अगर गलत फैसले, अगर गलत, जी मैं देता हूं, अगर कोई गलत फैसले ठीक हो रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल में इसकी आवाज मिलानी चाहिए कि जो गलत हुआ, जो जनरल पाशा साहब, जो जनरल फैज साहब रिटायर्ड और जो बाजवा साहब करके गए, अगर उनकी करेक्शन हो रही है, वो ठीक हो रहे हैं, तो मुझे और आपको जो जमहूरियत पसंद लोग हैं उनको तो खुश होना चाहिए कि अगर इस वक्त मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट किसी चक्कर में नहीं पड़ रही, अपने आप को न्यूट्रल रख रही है, अदालतें फैसले कर रही हैं, तो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। इन पे मेरे ख्याल में तनकीद करने से किसी का फायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा। जी पहली बात ये है, मैं संधेला साहब से बड़े एहतराम के साथ, ये पॉलिटिकल वर्कर है, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने तो पहले कहा कि हम किसी को ना जेलों में रखने के हक में है ना रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एहतसाब जब शुरू किया था, मियां साहब ने एहतसाब रहमान के जरिए किया था, उस वक्त आसिफ अली जरदारी पे केसेस बने, जिसमें बाद में मियां साहब ने माना कि सारे गलत केसेस, उसके बाबूद बात सुने, देखिए मैंने आपकी बात सुनी है, वन बाय वन बात करेंगे तो मुझे भी समझ आएगी, लोगों को भी, नाज़रीन को भी समझ आएगी। संधेला साहब उनको अपनी बात कर लेने दें। वो सियासी तरीका नहीं है, मैंने आपकी, हमें आगे चलना है, अगली नस्लों का सोचना है। ये सियासी तरीका नहीं है जो आप इख्तियार कर रहे हैं, शोर मचा के नहीं होगा। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ,
मियाँ शरीफ साहब सुबह पकड़े जाते हैं, शाम को छूट जाते हैं, आप उसे रोना बना लें। सुंधेला साहब, आपकी पूरी बात सुनी गई है, अब बैरिस्टर साहब को भी अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह करने दें जी। जो आसिफ अली जरदारी के केसेस थे हमेशा के लिए, जो मियाँ साहब ने बनाए थे, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल 7 माह रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं अदालतों में। मैं नहीं कह रहा आपको अदालतें रिलीफ दें, मेरा गिला ये है कि आसिफ अली जरदारी को तो जमानत नहीं मिलती, आसिफ अली जरदारी को तो रिलीफ नहीं मिलता। आते हैं जब आसिफ अली जरदारी का आपने एनआरओ खत्म करवाया, मियाँ साहब ने शोर मचवा के कि एनआरओ गलत हुआ है, हालांकि पहले मानते रहे कि केसेस गलत थे, हमारा खत्म करवा दिया, खुद आपने इफ्तिखार चौधरी से एनआरओ ले लिया, हमने केसेस भुगताए, हम बाइज्जत बरी हुए। मेरा सवाल ये है कि मियाँ साहब 2 साल जेल में रहे तो वो बड़े मजलूम है, आसिफ अली जरदारी 14.5 साल जेलों में रहे और आपका अभी भी कलेजा नहीं ठंडा हो रहा कि अभी रेफरेंस बने हैं। भाई, अगर आपके केसेस बने थे तो केसेस अगर बाजवा के हुक्म पे बने थे, फैज हमीद के हुक्म पे बने थे, तो आज खत्म किसके हुक्म पे हो रहे हैं? हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आप नहीं, संधेला साहब मेरी बात सुने, तरीके से बात करें ना। मैंने आपकी पॉलिटिकल बातें सुनी, बात ये है कि मैं ये नहीं कहता केसेस खत्म ना हो, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि आज आपको जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर कह रहे हैं, हम कहते हैं, लेकिन जब वोट को इज्जत दो का आपका बयानिया था तो नवाज शरीफ की तकरीर जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जिक्र से सजती थी कि एक वजीर आजम को फांसी दे दी, एक को गोली मार दी। वो कौन थे? कौन से वजीर आजम थे? आपको नहीं पता किनका नाम लेते थे? तो मैं समझता हूं हम आपसे गिला नहीं कर रहे, आप दूधों नहाएं पूतों फलें भाई, आप हमेशा ही इसी तरह रहें, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है कि आपको हमेशा रिलीफ मिले और हमें हमेशा आप रगड़ के रखें। आपके बनाए केसेस, आपके एहतसाबुर रहमान, आपके किए प्रोपेगेंडे पे आज तक हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप तो कभी भी, आपका ये कोई तरीका है कि अगर आपके केसेस कोई बना रहा तो आज खत्म कौन करवा रहा है? आज धड़ाधड़ मियाँ साहब 4 साल तो नहीं आए। अगर ये इतना आसान कानूनी मामला था तो मियाँ साहब अपने दौर में वापस आ जाते, अपने भाई के दौर के अंदर। तो मैं फिर कहता हूँ कि खुदा के लिए कानून को कानून रहने दें। अगर भाई के दौर में तमाशा ना बनाए, कानून को तमाशा ना बनाए। अच्छा, महमूद मौलवी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब, कानून को तमाशा ना बनाए। सारे लोग जानते हैं कैसे रिलीफ मिल रहा है, आप भी खुदा को जवाब दें, पता है आपको कि कैसे मिल रहा है। अल्लाह मालिक है सबका। सुंधेला साहब वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपके साथ बेशक लाडलों जैसा सलूक हो रहा है, लेकिन हमारे साथ भी आपने बैलेंस लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें, देखिए, ये लाडलों जैसा सलूक ना समझे, ये गिला है। लाडलों जैसा सलूक कैसे हो रहा है? मैं बता रहा हूँ कि 7 साल हो गए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब के पे जो केस थे, आप बताएं जरा, पनामा से केस शुरू हुआ था कि अरबों की जायदाद है, आफरोश पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, कहां से घूमते 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 आप जरा, अपने बरिस्टर हैं माशाल्लाह, आपने बरिस्टर हैं, आपसे बेहतर कौन गाइड कर सकता है कि फैसला किस चीज पर आया था? क्या वाजिद ज़िया 2018 में नहीं बता चुका था? क्या वहां पर बैठे हुए इमरान खान को बुला करके आप सड़कों पर धक्के ना खाएं, आप हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आ जाए? क्या खोसा साहब का याद नहीं कि उन्होंने इमरान खान को, देखिए ऐसे 6-7 साल, 6-7 साल को ये नहीं कह सकते, ये 6-7 जो तकलीफ में गुजारे हैं इस कौम ने मियाँ साहब के साथ, उनको आप 1-2 साल से तशबीह ना दें। हाँ, अगर वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, उनको इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा है, तो हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से जाना पड़ा है? क्या वो जेल छोड़ कर बाहर चले गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने 4 साल जो हाई कोर्ट थी उनको हर महीने पाकिस्तान एम्बेसी से अपनी रिपोर्ट भेजते रहे बीमारी की? तो किसी जगह पे ये कह देना कि लाडला पांडे, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, इससे हमें निकलना चाहिए, आगे मुझे जवाब सोचना चाहिए। मुझे जवाब दे लेने दें। जो आप बयानिया बना रहे हैं ना, वो आपका बयानिया है कि आपको अदालतों ने वजीर आजम को गलत निकाला। हमने कभी इस बयानिए में आपकी मुखालिफत की है, लेकिन उससे 4 साल पहले एक वजीर आजम को आपने साजिश करके, मियाँ नवाज शरीफ पिटिशनर थे, मुस्लिम लीग नून पिटिशनर थी, यूसुफ रजा गिलानी को जजों के साथ मिलकर साजिश करके आपने निकाला और उसमें कोई करप्शन नहीं, उसमें चंद सेकंड की सजा थी। क्या आपने खत क्यों नहीं लिखा? उसमें मियाँ साहब ने कैंपेन चलाई, जलसे किए कि मैं इसे मुजरिम समझता हूं, इस वजीर आजम को हटना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और हटा के आए। हम ये कहते हैं जब हमारा वजीर आजम आप जजों के साथ मिलकर हटवाएं तो वो कानून और आइन है, और जब आप अगर वो सारा कुछ गलत है तो उसके बाद आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 16 महीने हुकूमत में क्या करते रहे? आप इमरान खान के साथ एक तहरीक चलाकर हटाने में क्या करते रहे? मुस्लिम लीग नून अगर गलत थी तो नवाज शरीफ गलत था, तो नवाज शरीफ के साथ जफ्फियां डालने की क्या जरूरत थी आपको? हमने जफ्फियां डालते, हम तो जब नवाज शरीफ को सारे उसके मिनिस्टर छोड़ के चले जाते हैं ना,
हम नवाज शरीफ को कौन सा उंगली पकड़ के गया था जी, बताइए जरा, कौन सा उंगली पकड़ के आप सियासत करना सिखाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। वो कह रहे हैं सुरेला साहब जब सब छोड़ के चले जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आगे आती है, कदम बढ़ाती है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, बैरिस्टर साहब वापस आते हैं। तो जो इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि हमारे मंशूर में हम शामिल करे जा रहे हैं नैब को खत्म किया जाएगा, नैब इदारे को, तो इस हवाले से नून लीग का क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, इरफान सदीकी साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब उनके मंशूर में वो ये भी शामिल करने जा रहे हैं कि नैब जैसे इदारे को वो ख़त्म करेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ऐसा होता है, इनकी हुकूमत आती है, होता है ऐसा, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? होना चाहिए ऐसा? देखिए जी, देर आए दुरुस्त है। 2010 में जब हम 18वीं तरमीम कर रहे थे, उस वक्त 9-10 में, उस वक्त आपको सारे अखबारात निकालने उसमें जो गुफ्तगू हुई है वो याद होगा। हमने नैब के खात्मे का और एक ऐसे एहतसाबी इदारे की बात की थी जहाँ पे पॉलिटिशियन का, जनरल्स का, जजेस का, सबका एहतसाब मुसावी तौर पे हो, एक ही कानून के तहत हो। और हमने कहा था कि ऐसे इदारे ना एहतसाबुर रहमान के जरिए सही चले, जो मियाँ साहब ने बनाए थे और जो जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाया था, दोनों गलत है। लेकिन उस वक्त PMLN क्योंकि समझती थी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस हैं तो इन्हें रगड़ा लगे, तो ये नैब को खत्म। आज इन्होंने, अब आज देखिए ना, ये सीखे हैं 10-13 साल 14 साल के बाद। हम 14 साल पहले की बात कर रहे थे, इन्होंने 14 साल पहले मुल्क का सरमाया, मुल्क की सियासत को बेवकार करने के बाद सीखा है। हम आज भी कहते हैं, हमारे दोस्त जज्बाती हो जाते हैं। हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब आपका पे अच्छा वक्त आता है फिर आप आंखें निकालने लगते हैं और जदीद हो जाते हैं, और जब आप पे बुरा वक्त आता है फिर आप याद नहीं रखते कि किसने हमारे साथ अच्छा किया हुआ है। अभी से थोड़ा साल 2 साल पीछे चले जाए, जब आप बिल्कुल जेलों के अंदर थे, जेल के मेरा लीडर गया और उसने, बिलावल भुट्टो ने मियाँ साहब से जेल में मुलाकात करके कहा कि इन्हें छोड़ें और इन्हें इलाज के लिए जाने दें। आप तो हमारे कभी की, आपने हमें जेलों पे डाला है, जेलों में हमारी मुलाकात के लिए तो नहीं आए, हम तो यहाँ तक भी गए हैं। फिर मियाँ शहबाज शरीफ बिल्कुल सजा के करीब थे, हमने अदम एतमाद करके हमारे कहने पे और हमारे वोटों से वजीर आजम बना के आज आपको ये सियासी पोजीशन दिलवाई है। लेकिन आपकी आदत ये है कि आप फौरन 1 सेकंड में एहसानात उतारते हैं और 1 सेकंड में एहसानात उतारने के बाद दोबारा उसी तरह हो जाती है, दोबारा प्रोपेगेंडे पे उतर आते हैं। हमने आपके हाथ जख्म को झीला हुआ है। मोहतरमा के ऊपर जो प्रोपेगेंडा आपने किया, मोहतरमा को सुबह शाम अदालतों के अंदर फिराया, आसिफ अली जरदारी को 9 साल जेलों के अंदर रखा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, बदजुबानी की, तुम्हें लटकाएंगे, चौराहे में लटकाएंगे, फांसी देंगे। हमने कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, वैसे बैरिस्टर साहब, हैरत है कि जो सियासी जमातें हैं जो मर्जी करती रहे, सियासी जमातों का जो भी किया धारा है, इनका कोई भी एहतसाब करने वाला, आप दोनों पार्टीज ये चाहती हैं कि इदारा ही नहीं होना चाहिए, नैब जैसे इदारे को खत्म कर देना चाहिए। जी दोबारा बोलिएगा जी बैरिस्टर साहब। जी बिल्कुल, नैब का इदारा, इस पे बिल्कुल बैठना चाहिए, पार्लियामेंट को बैठना चाहिए, पॉलिटिशियन को एक दफा दोबारा बैठना चाहिए। हम पॉलिटिशियन को सियासी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जलसे करनी चाहिए और सियासी जमातों से मिलना चाहिए, इसके बजाय कि सियासी जमातों से लोटे इकट्ठे करते फिरे और फिर हम कोई सियासी एक्टिविटी ना करें और पर्दे के पीछे से किसी वही जिन्हें खलाई मखलूक कहा जाता था उनके जरिए, खलाई मखलूक के जरिए इक़्तिदार में आने की कोशिश करे, जिन्हें कठपुतली कहा जाता था आज खुद कठपुतली बन जाए। तो हम कहते हैं ये ना करें। ये फिर दोबारा से जरूरत है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक कदम आगे बढ़ाने की, उसमें भी नैब के खात्मे की बात थी, मियाँ साहब उस वक्त नहीं माने। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात है कि कब कब गलत केसेस बने, कैसे कैसे उन्हें खत्म होना है और सबके लिए एक जैसा निजाम हो। और पाकिस्तान के इदारों के अंदर हमांगी कैसी आनी है, पाकिस्तान के अंदर अवाम के लिए मईशत को कैसे बेहतर करना है, कैसे ये मुल्क को हमने ठीक करना है। वो मुल्क जहां पे गरीब आदमी टैक्स देता है और शराफिया और अमीर आदमी रियासत के खर्चे पे पलते हैं, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी, आपके बड़े बड़े जजेस, आपके बड़े बड़े अफसर, उन्हें हुकूमत सब कुछ देती है और गरीब आदमी टैक्स देता है। ये अजीब मामला है कि यहाँ पे अमीर आदमी हुकूमत से खा रहा है और गरीब आदमी हुकूमत का पेट भर रहा है। पीपल्स पार्टी कहते हैं इस पे डायलॉग की जरूरत है। अपने अपने इक्तदार के लिए गुफ्तगू ना करें, आइए ग्रैंड डायलॉग करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी बनाएं, एक अच्छी इकोनॉमी की बुनियाद रखें। एक ये नहीं कि मेरे पे आज अच्छा वक्त है, आज फिर मेरी किसी से गांठ सांठ हो गई है, आज फिर मुझे लग रहा है कि मैं इक्तदार में आ सकता हूं, तो फिर मैं आंखें माथे के ऊपर रख। परवेज सुंदेला साहब, अगर आपके हक में फैसले आ गए हैं तो हो गया है, अब बात तो ठीक है, आपकी बारी आ गई है, तो आप समझते हैं कि उस इदारे को सिरे से खत्म ही कर देना चाहिए, मंशूर में ऐसी बात शामिल कर लेनी चाहिए?
पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर साहब जब फरमा रहे हैं ना कि PMLN ने 2008 जब 13 में हुकूमत आई है तो नैब नहीं खत्म आया, उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की 5 साल हुकूमत रही है, उससे पहले भी ये अदारा खत्म हो सकता था। लेकिन ये बड़ा खुश आइंद है सर, अब बात अब जवाब सुन लेना सर, फिर उसके बाद आपको मौका मिलेगा, बात कर लीजिएगा। गुजारिश आपसे ये है। अच्छा जी, अच्छा, उसमें अगर कहा जा रहा है कि इस नैब के अदारे को खत्म होना चाहिए जो 13, 14, 15, 16 साल बाद मुशर्रफ साहब ने जो बनाया 2000, मेरे ख्याल में ये बड़ा मुनासिब है, इसको खत्म होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला हो जाना चाहिए। अगर उस वक्त कर लेते जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब था, ज्यादा अच्छा था, ताकि ये जितने मसाइल हुए हैं वो ना होते, पाकिस्तान आज इस नहज पे ना खड़ा होता, हम लोग दुनिया में अकेले ना होते, और बहुत सारे जो मसाइल थे वो भी पैदा ना होते। लेकिन अब भी अगर ये खत्म किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में इस बात का डर और खौफ के कल फिर बैरिस्टर साहब टीवी पर बैठ के कहेंगे कि ये तो नून लीग ने अदारा इसलिए खत्म किया कि इनके अपने केस चल रहे थे। ये वो डर था, ये वो खौफ था जो उस वक्त कह रहे थे कि फिर सियासी जमातें कहेंगी क्योंकि नून लीग ने खत्म किया है, इनके अपने केसेस हैं इसलिए खत्म कर दिया अदारा। लेकिन क्योंकि अब सबको समझ आ गई है, जो नून लीग उसको बता रही थी कि ये सबको खा जाएगा, जब इसने सबको खाया इस अदारे ने तो अभी सबको समझ आ रही है। तो ये अगर सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं और नून लीग के मंशूर में है तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशआमद बात है, इसको अदारे को खत्म होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों पार्टी जो है कहती हैं जी देर आए दुरुस्त आए, ऐसा होना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। बहरहाल एक और अहम टॉपिक है आज, आप दोनों जो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, एक और ऑडियो जो है वो लीक हुई है लतीफ़ खोसा साहब की और बुशरा बीबी की। तो ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, आप नहीं समझते परवेज सुंधेला साहब के इसको बंद होना चाहिए, ठीक नहीं है? बिल्कुल बंद होना चाहिए जी, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, खास तौर पर वो ऑडियो लीक्स। अच्छा, उसमें जो गुफ्तगू है अगर उस पर बात करेंगे तो फिर वो एक क्लाइंट की और उनकी है, वो बात ज्यादा आगे निकलती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। इस किस्म की जो ऑडियो कॉल्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके पास तो ऑलरेडी बाबर स्टार साहब के पास केस चल रहा है। बुशरा बीबी की पहली जो ऑडियो लीक है उस पर, और ये दूसरी ऑडियो भी जो लीक हुई है, हमें इन चीजों को छोड़ के आगे चलना चाहिए। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को या सियासी लोगों को या फिर जो अदारे हैं जो पीछे बैठ के कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस तरह इससे आगे निकलना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, हमारी इकॉनमी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इन चीजों से आगे जाकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना चाहिए, आने वाले दिनों के बारे में सोचना चाहिए। इंतहाई गैर मुनासिब है। मैं बिल्कुल किसी भी तरह से इस जैसी ऑडियो कॉल की कभी हमायत नहीं करूंगा एक सियासी वर्कर होने के नाते। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि आज की जो ऑडियो लीक्स जो है इनको खत्म होना चाहिए, सिलसिला बंद होना चाहिए? दूसरा ये एक घरेलू ऑडियो इसको करार दे सकती है या फिर इख्तिदार पर कब्जे की खानदानी एक जंग है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो रहा है घरेलू और पर्सनल मैटर तो किसी का कुछ रहता ही नहीं है जब ये आ जाए। और ये पॉलिटिक्स ऐसी है, आपको अगर अमेरिका में भी आपको पता हो तो क्लिंटन साहब का मामला भी उनका पर्सनल मामला था, लेकिन वहां वैसे माशरे के अंदर भी उसे लेके आए। लेकिन मैं समझता हूं कि सियासी मुखालिफिन का मुकाबला सियासी मैदान में किया जाना चाहिए और पीपल्स पार्टी इसी की कायल रही है। मैं यही बार बार कहता हूं कि हमारी कभी तो मिसाल दें कि हमने अपने सियासी मुखालिफ के साथ के खिलाफ वो 6 हथकंडे कभी आजमाए हों, उन्हें कभी जेलों में रखा हो, उनके खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ कभी प्रोपेगेंडा किया हो। हम इसके सताए हुए हैं। वो मोहतरमा के खिलाफ भी होता रहा, वो आज भी हमारे खिलाफ हो रहा है। तो मैं तो इसे पसंद नहीं करता। मैं आज भी समझता हूं कि सबको सियासी मौके देने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को। देखिए, इमरान खान का अगर कोई मामला है या PTI के उन लोगों का जो 9 मई के अंदर मुलव्वस है उनके, लेकिन PTI को बतौर सियासी जमात मौका दिया जाना चाहिए। हमें पीपल्स पार्टी इसे पसंद नहीं करती। और ये ऐसे होता क्यों है कि हर लाडले के लिए रास्ता, लेकिन 2013 में किसी लाडले को लाना था तो पीपल्स पार्टी पे बम धमाके हो रहे थे, हम कैंपेन ही नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा कैंडिडेट था, हमें घरों से निकलना मुश्किल था, हमें कहा जाता था आप कैंपेन नहीं कर सकते। बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। आप किसी बात सुने रहेंगे कि लाडले को लाने के लिए अपनी कारकर्दगी बताएं। सिंध में 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सिंध के हालात बताएं, लोगों को बताएं कि लोग आपको वोट क्यों दें। अगर ये चीजें आप नहीं कर सकेंगे तो ये आपका कोई तरीका नहीं है, ये आपका बहुत ही, मैं कहता हूँ, काबिल शर्म तरीका। मैं आपकी गुफ्तगू सुनता हूं और आप जब मेरी जान होती है संधेला साहब उनको बोल लेने पड़े, उनको बोलने दें, सुनना पड़ेगा आपको। 1 बाय 1 बोलेंगे तो मुझे भी समझ आएगी। ये तरीका नहीं है गुफ्तगू का। मैं उसमें बात जो कह रहा हूं, मुझे मेरी संधेला साहब ना आपकी आवाज आ रही है ना उनकी आप आवाज सुनने दे रहे हैं। जवाब दूंगा बैरिस्टर साहब, आप अपनी बात को आप बात मुकम्मल करें। आप जो मेरे से सवाल करेंगे मैं अब ये जवाब दूंगा ना, किसी पार्टिसिपेंट की मर्जी पे तो जवाब नहीं आएगा। आपने मेरे से जो सवाल किया वो ये है
कि आप ये ऑडियो कैसेट्स और लोगों को दीवार के साथ लगाना, किसी को बंद कर देना, हाथ पांव बांध देना, जिस तरह 2013 में हमारे बांधे गए थे और फिर किसी को मौका मिला, फिर 2018 में मुस्लिम लीग ने उनको मुसीबत में डाला गया, किसी लाडले को मौका दिया गया और आज फिर किसी लाडले के लिए ये किया जा रहा है, उसके लिए ऑडियो के कैसेट्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं समझता, ये पॉलिटिकली हमने सीखा है क्योंकि हमने मुसीबतें झेली हैं। ये लोग सिर्फ एकदम भूल जाते हैं मुसीबत को, क्योंकि इन्हें मुसीबत इतनी झेलनी भी नहीं ना पड़ती। मुसीबत उसे कहते हैं जब आपको लाशें उठाने पड़े, मुसीबत उसे कहते हैं जब आपकी जवानियां जेलों के अंदर गल जाए, जब 11 महीने 1 साल से ज्यादा आप जेल में ना गुजारे, आपको रिलीफ मिल जाए, फिर वो मुसीबत नहीं होती। दूसरी बात, परफॉर्मेंस की बात ही जनाब हम करेंगे और परफॉर्मेंस ने फैसला कर दिया है। सिंध की परफॉर्मेंस ये है कि हर 5 साल के बाद सिंध के अवाम ने ज्यादा वोटों के साथ हमें मुंतखब किया है और आपकी 35 साल पंजाब में हुकूमत का जवाब ये है कि लास्ट ज़िमनी इलेक्शन में आपको इबरतनाक शिकस्त हुई है। पंजाब में जब आपका वजीर आला भी था, मरकज में वजीर आजम भी था, आप लोग इबरतनाक शिकस्त का सामना किया है। हमने पीटीआई के चेयरमैन को कराची में हराया, वाइस चेयरमैन को पंजाब में हराया और आप लोग इबरतनाक शिकस्त हुई वजीर आजम। अच्छा, बैरिस्टर साहब आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आज कोयटा में जो जलसा हुआ, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बताएं जरा 16 महीने की। ये बिल मैं बताऊं, फिर आपको बात लंबा करने का शौक है। उनकी परफॉर्मेंस ये है कि आसिफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंध को शहबाज स्पीड की जरूरत है। यह है परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ साहब की। अगर इस बयान को अगर आपने नहीं सुना तो मैं चाहूंगा कि एंकर ये बयान आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जरूर सुनाएं। ये है उनकी परफॉर्मेंस। इसके अलावा मैं बताऊंगा तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। शहबाज शरीफ की तारीफ करें ना, वो उन्होंने तब कहा था जब 16 माह की कारकर्दगी थी, जब वजीर आजम जो थे वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, जब इत्तेहाद हुआ था दोनों पार्टीज का, तब की ये बात है। इस पे भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कोयटा में जो आज जलसा हुआ, आज बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी दोनों साथ थे, वहां पर क्या बात हुई और आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या अपना रद्द अमल दिया, अपना मौक़िफ़ दिया बिलावल के बारे में, इस पे बात करेंगे नाज़रीन। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बात हो रही थी कोयटा जलसे में। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तरफ तो वो दावा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का वजीर आजम है वो कम उम्र तरीन वजीर आजम बनाएंगे और दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि बिलावल जो है उनको अभी तरबियत की भी जरूरत है। तो इस रद्द अमल पर क्या आप मौक़िफ़ देंगे अपना कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो क्यों बार बार हर जगह पर ये कह रहे हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है अभी बिलावल? देखिए, वालिद किसी का भी हो, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, वो यही कहेंगे बेटा अभी आपने दुनिया नहीं देखी, तजर्बा हमारा है। लेकिन यहाँ पर एक मुल्क के सरबराह के बारे में बात हो रही है, वजारत उज़्मा का जो उम्मीदवार है उसके बारे में बात हो रही है। बहरहाल वालिद ही कह रहे हैं ना, वालिद ही होता है, वालिद ये कह सकता है और वालिद ही तो कह रहा है कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वालिद ही तो कह रहा है मेरे से ज्यादा वेल स्पोकन है, वालिद ही तो कह रहा है मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। वो बात भी कोट करे ना, वो भी वालिद ने उसी फिक्रे के साथ उसी इंटरव्यू में कहा। बात ये है कि तजर्बे की जरूरत तो सबको रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से तजर्बे से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान को जो जरूरत है, बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम मुतहम्मिल नहीं है कि हम एक अंडर ट्रेनिंग जो वजीर आजम है वो अगर उनके वालिद ही उनके बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप समझते हैं कि हम मुतहम्मिल हैं एक अंडर ट्रेनिंग वजीर आजम के? नहीं, वजीर आजम अंडर ट्रेनिंग नहीं, उन्होंने कहा और इंसान सीखता है, अपनी कब्र तक सीखता है। ये दुनिया कोई इतनी नहीं है कि कोई सब कुछ सीख गया। वो कहते हैं ना कि तो तुम ये इल्म जब किसी के पास बहुत आ जाए तो वो यही है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो ये इसमें इतनी कोई बात नहीं है जिसे आपने पकड़ लिया है। उसने 16 महीने वजीर खारजा रह के आपके दुनिया के साथ ताल्लुकात बहाल करवा। बैरिस्टर साहब, आप बैरिस्टर हैं, माहिर हैं, आप कानूनदान हैं। इल्म एक और चीज है और तरबियत एक और चीज है, दोनों बड़ी डिफरेंट और अलग अलग चीजें हैं जिसकी आप डेफिनेशन कर रहे हैं। मेरा वही मौक़िफ़ है कि एक मुल्क का वजीर आजम जो आप एक नुमाइंदा है वजारत उज़्मा के लिए, उसके बारे में ये स्टेटमेंट देना, तो ये तो अवाम का सवाल है कैसे। ठीक है सिंडेला साहब, आप क्या कहेंगे? क्या हम मुतहम्मिल हैं इस वक्त एक अंडर ट्रेनिंग वजीर आजम के जो स्टेटमेंट दी जा रही है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से? देखिए जी, बात यह है कि बैरिस्टर साहब को जो कोई अच्छा काम हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 16 महीने में किया है। पूरी दुनिया के साथ हमारे तलकात जो बहाल हुए हैं वो पीपल्स पार्टी ने किए हैं। वो एक ना तजर्बाकार, मैं बुज़दार तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो आसिफ अली वज़ीर ख़ारिजा तो बिलावल ही थे ना, अगर आप सिफारती ताल्लुकात की बात कर रहे हैं तो।
जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो अच्छे हुए हैं तो आसिफ अली जरदारी के बेटे ने किए हैं, और अगर वो बुरे हुए हैं तो PMLN ने किए हैं 16 महीने की हुकूमत में। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे को समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में या KPK में या बलूचिस्तान में कहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप अभी मजीद ट्रेनिंग करें, आप अभी मजीद सीखें, फिर जब आप सीख जाएंगे अगले 5-10 साल के बाद, और उस वक्त तक शायद कोई हालात ऐसे बन जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। क्योंकि आसिफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस वक्त वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे थे। उनको ये लग रहा था, मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं बैरिस्टर साहब की तरह, उनको बता रहे थे प्राइवेट मुलाकातों में कि जनाब अगले वजीर आजम आप ही हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने समझाने की कोशिश की है, और जहां तक वो उनको कहा जा रहा है कि वो ट्रेन नहीं है, वो भी सीख रहे हैं, और अगर उनको आपने सिखाना है तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब उनको किसी जाती प्राइवेट कंपनी में अपने काम कारोबार में उनका हाथ सीधा करवाएं। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ये बैरिस्टर साहब ने कहा कि तजर्बे से ज्यादा नई सोच, जो नई सोच है ना उसका हमने 3.5 साल भुगत लिया है। वो नया पाकिस्तान, नई सोच, इन चीजों से आगे चले। पाकिस्तान को तजर्बे की जरूरत है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब तजर्बाकार हैं तो उनको भी अगली हुकूमत में होना चाहिए। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तजर्बाकार हैं तो उनको अगली हुकूमत में होना चाहिए। शहबाज स्पीड साहब को जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं सिंध में, इस तरह KPK में चाहता है कि वो वहां पर हो। बलोचिस्तान वाले चाहते हैं कि शहबाज साहब वहां पर हो। पंजाब वाले तो छोड़ेंगे नहीं शहबाज शरीफ साहब को। तो मेरे ख्याल में अभी आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे को सीखना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बेटे को बिल्कुल ठीक कहा है। और देखें ये बात इतनी बड़ी थी, इख्तलाफात शायद हों कि उनको टीवी पर आकर, जलसे में आकर ये बात करनी पड़ी, वरना ये बात तो अपने बेटे को घर पे भी समझा सकते थे। लेकिन शायद बेटा उस नहज से आगे निकल गया था कि उनको पब्लिक में आकर उनको ये बात समझानी पड़ी है कि बेटा हाथ हौला रखो, हाली हालात एहो जे नहीं है, वोट हमें इतने नहीं मिले कि आप वज़ीर आज़म बन सके। और उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम वोट उसको देने जा रही है जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है, जो इससे पहले भी 2 दफा 3 दफा मसाइल हल कर चुका है। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत जब गई थी ना 2013 में, पाकिस्तान में 18 घंटे लोड शेडिंग थी। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 2 साल में खत्म की थी। पाकिस्तान में वाना से लेकर, स्वात से लेकर जहां तक दहशतगर्दी थी वो नवाज शरीफ ने खत्म की थी। इवन जहां पर हुकूमत थी आसिफ अली जरदारी साहब की, कराची में अमन भी मियां मोहम्मद नवाज साहब ने दिया था। और फिर उसके अलावा GDP, उसके अलावा डॉलर, ये सारी चीजों का तजर्बा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। और यही वो वजह है कि लोग वोट देना चाहते हैं, माहौल बन रहा है, आने वाले दौर की हवाएं नजर आ रही है। जिसको कभी लाडला कहकर कहा जा रहा है, कभी लाडला प्लस किया जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो बैरिस्टर साहब को भी अंदाजा है, पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बेटे को क्यों समझाया। जी बैरिस्टर साहब, कहा जा रहा है, परवेज सुंधेला साहब कह रहे हैं कि अगर तरबियत ही करनी है तो घर में भी तरबियत हो सकती है, जलसों में आके, अवाम में आके बात करना जरूरी नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से ये एक वो बात है जिसका बेमकसद सी गुफ्तगू है। बात ये है कि अगर ये परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े हैं, इन्हें क्रेडिट लेने का हमारे दोस्तों को बड़ा शौक है। जिस तरह के एटम बम का स्विच ऑन करके इन्होंने क्रेडिट लिया हुआ है, उसी तरह ये हर चीज का क्रेडिट लेते हैं ना। देखिए पीपल्स पार्टी ने जब तालिबान के आगे कोई नहीं खड़ा होता था और हमारे ये सारे दोस्त कहते थे कि वो हमारे नजरियाती हलीफ है, हमारे अपने लोग हैं, और उन्हें कहते थे आप पंजाब में धमाके ना करें, आप तो हमारे अपने हैं। उस वक्त हम टकरा रहे थे, जाने दे रहे थे, और फिर हमने रियासत को कायल किया। जब ये हमीद कुल की गोद में बैठे थे, हमने रियासत को कायल किया कि ये तालिबान के खिलाफ जंग करनी है, और ज़रबे अज़ब स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ज़रबे अज़ब कामयाब हुआ। ज़रबे अज़ब कब स्टार्ट हुआ था? लेकिन जी 2010 में, अभी गूगल करें, और अगर ये नहीं है तो ये आप सियासत छोड़ दें या मैं छोड़ देता हूँ। यही आप लोगों को पता नहीं। पाकिस्तान की तारीख में एक चीज और भी बता दें कि आप बात सुनते नहीं है, सबसे ज्यादा आपका बहुत इंडिसेंट तरीका है कि आप गुफ्तगू सुनते नहीं है। सुंधेला साहब बात तो मुकम्मल करने दिया करें आप, मैं आपकी उनका मौक़िफ़ ले लें, फिर आपका मौक़िफ़ लेंगे। जी जी बैरिस्टर साहब, आप पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, फिर आप कर लें अकेले। यही आपका दिल करता है कि अकेले सुनिया हो जन गलियां के बीच मिर्जा यार, आप शोर मचाते हैं। बात तो सुने ना, आपको बता दिया ज़रबे अज़ब 2010 में शुरू किया था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और हमने उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। आपने रद्दुल फसाद बाद में शुरू किया था, जिसमें हम आपके साथ बैठे थे और नेशनल एक्शन प्लान बना था, और हमने आपके साथ हमेशा कंधे के साथ, क्योंकि ये हमारा इशू था। दहशतगर्दी से हमारी कायद शहीद हुई थी और हमारे हजारों लोगों के लाशें हमें उठाने पड़े थे, इसलिए हम इस पर सीरियस थे, आप सीरियस नहीं थे। अब सुंधेला साहब, मानने वाली बात तो है वैसे कि कहीं ना कहीं आपकी सहूलतकारी तो हो रही है। हाँ, पहले मेरी बात सुन ले, लोड शेडिंग की मेरी बात सुन ले पहले। बैरिस्टर साहब फिर गुस्सा कर देंगे, मैं बोलूंगा तो पहले मेरी बात तो पूरी सुन लेना। जी जी बैरिस्टर साहब बोले। बात की लोड शेडिंग पे सबसे ज्यादा मंसूबे हम पे लगे जब हमें राजा रेंटल बनाया गया, जब हमारे खिलाफ ये ख्वाजा आसफ साहब
केस लेके अपने फेवरेट जज इफ्तिखार चौधरी के पास जाते थे। उस वक्त बिजली के मंसूबे लग रहे थे, CPEC भी हमने साइन किया, शुरू भी हमने किया। बहरहाल जब वो सारे मंसूबे लग गए, बिजली बनने लगी, हमारे दौर में लोड शेडिंग थी 6 घंटे। इन्होंने निगरान हुकूमत में वजीर पानी और बिजली खरीद लिया जिसका नाम है मुसद्दिक मलिक, उसने की 20-20 घंटे लोड शेडिंग उस निगरान हुकूमत में। आज तक उसे तोहफा मिल रहा है मुसद्दिक मलिक को कि वो हर दफा इनका वजीर होता है और 15 साल से वो सेनेटर चला रहा है, 10 साल। ये तोहफा इन्होंने दिया कि पीपल्स पार्टी को बदनाम करो और लोड शेडिंग का क्रेडिट हम लें कि हमने खत्म किया। बात यह है कि कितनी देर झूठ के साथ सहारा चलेगा। आपको गुस्सा लगता है आपकी बात करें कि आप लोग लाड लें, आपको गुस्सा लगता है जब आप कहते हैं कि आप इफ्तिखार चौधरी के साथ साजबाज करके तो मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को निकालते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। सुंदेला साहब से भी जान लेते हैं। सुंदेला साहब, क्या मैंने आपसे सवाल किया था कि यही अब कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक तासुर तो यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं से आपकी सूरतकारी तो हो रही है। देखिए, एक हारता हुआ इंसान क्या करेगा सिवाय शोर के। एक मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है कहीं पे इलेक्शन के लिए तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, अभी से शोर करेंगे, माहौल बनाएंगे ताकि कल जब इलेक्शन में उनको सीटें नहीं मिलेंगी। देखें हो गया रहा इस दफा, 15 साल की हुकूमत सिंध में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहां पर मौलाना फजल मान साहब का एक तगड़ा वोट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MKM और GDS सब मिलकर वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। और ये है वो वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोर कर रही है कि उनको ये शोर अभी से शोर मचाना शुरू कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। देखिए, अवाम ने इस दफा वोट जो है ना वो कारकर्दगी पर डालना है। ये जो फरमा रहे हैं ना कि 6 घंटे की लोड शेडिंग थी, जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत की थी तो 1 घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं थी। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे मंसूबे, एक मंसूबा था जिसपे अभी खुद ही फरमाया कि राजा रेंटल वो जो तुर्की से जहाज लेके लाके खड़ा करता, सिवाय इसके कोई और मंसूबा नहीं था। वो मंसूबे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाए थे उनकी बदौलत अगले 150-2 साल में पाकिस्तान में बिजली की किल्लत खत्म हो गई थी और आज भी नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो किसी मसले से होता है। पाकिस्तान में बिजली के प्रॉब्लम उसके बाद कभी हुए ही नहीं है। क्रेडिट पे अगर क्रेडिट लेने का शौक इसलिए है कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि लाहौर से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर सक्खर तक मियां मोहम्मद नवाज ने मोटरवे बनाया, तो आप क्रेडिट लें कि सक्खर से लेकर हैदराबाद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। आप लें क्रेडिट, मैं कब दे रहा हूं। अगर आप इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ग्रीन लाइन जो है वो मियां मोहम्मद नवाज साहब ने नहीं बनाई थी या वहां पे शुरू नहीं की थी कराची में, तो आप ना लें क्रेडिट इस बात का, आप लें उस चीज का जिसका 15 साल से हुकूमत है। जी मौका। बैरिस्टर साहब, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो छोड़े, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करें, सिर्फ सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध में क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? मुख्तसर से आपका कमेंट चाहूंगी। इन्होंने 35 साल में पंजाब को दिल का एक हॉस्पिटल दिया है और हमने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में दिल का एक ICU हॉस्पिटल बनाया है। हेल्थ में जितना काम सिंध के अंदर हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। हॉस्पिटल देखे आज पंजाब से लोग इलाज करवाने उधर जाते हैं और कैंसर की फ्री ट्रीटमेंट सिर्फ उधर हो रही है, कहीं नहीं हो रही। स्कूल्स जितने और कॉलेजेस जितने बने हैं पाकिस्तान के अंदर कितने कहीं पे भी नहीं बने। फिर इंटरनली जितना सड़कों के जाल उधर बिछाए गए हैं, आप भी जरा पंजाब जाएं और जनूबी पंजाब देखें या जंग वगैरह वाली साइड की सड़कों का हाल देखें। मोटरवे ठीक है, इनका क्रेडिट है, हम लेते भी नहीं ऐसा क्रेडिट। हमारा क्रेडिट है मुल्क को आइन देना, हमारा क्रेडिट है मुल्क को जमहूरियत देना, हमारा क्रेडिट है कि आमिर के बच्चों जमहूरों को जमहूरियत का सबक पढ़ाना, हमारा क्रेडिट है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हेल्थ का प्रोग्राम लेके आना, लेडी हेल्थ विजिटर, पोलियो प्रोग्राम देना, हमारा क्रेडिट है पाकिस्तान को अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देना, हमारा क्रेडिट है बेनजीर इनकम प्रोग्राम के तहत गरीब तरीन 70 लाख खानदानों तक दहलीज तक पहुंचना, हमारा क्रेडिट है पाकिस्तान को बेहतरीन इकोनॉमी देना। और दूसरी बात, अभी ये दोस्त बड़ा शोर मचा रहे हैं ना, बड़ा शोर जज्बाती। अदालत में इनका मौकफ है कि मियाँ साहब 74 साल के बूढ़े बीमार आदमी हैं, उन्हें रिलीफ दें। और सियासत में इनका ये है कि मियाँ साहब बड़े वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब प्लीज दोबारा मौका दें, ये दोगलापन ना करें। मेरे ख्याल से 70% नौजवान हैं, उनके लिए एक 75 साल बीमार और बुजुर्ग आदमी, आउटडेटेड आदमी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आउटडेटेड आदमी की इस वक्त पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के लिए जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ एक बार फिर से सामने आया। बहुत शुक्रिया। परवेज संदेला साहब हमारे साथ है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।